हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आज हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, क्योंकि देखिए अभी लॉकडाउन है, आप लोग कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं। घर में रहिए, सेफ रहिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, वो है हिस्ट्री का सीरीज। इसमें हम लोग घटना चक्र बुक से सारे क्वेश्चंस मैं उठाया हूँ। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत स्टार्ट कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत के बाद जस्ट बाद मैं आधुनिक भारत स्टार्ट करूँगा, और आधुनिक भारत के बाद प्राचीन भारत, फिर इंडियन पॉलिटी, और उसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी। तो ये हमने सीक्वेंस सोचा है कि इस सीक्वेंस में आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड करवाता रहूँ। अभी एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, लेकिन अब मैं खुद को थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। अब चूंकि बिहार एसआई का भी जो सेट है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स और वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूँ, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से हो सके। घटना चक्र स्टार्ट करने का मेनली जो मोटो था कि घटना चक्र एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि इसमें सारे अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन हैं और प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस के कलेक्शंस हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने घटना चक्र स्टार्ट किया। इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो जो टॉपिक है वो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। यहीं से स्टार्ट होता है एक्चुअली मध्यकालीन भारत, और इसलिए सबसे पहला टॉपिक यही है बुक में, तो इसको आज हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म जो था वो 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है वो फिर 632 में हो जाती है। ठीक है। इनसे जो और चीज़ें याद रखने वाली बातें हैं वो याद रखिएगा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद के पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का जो नाम था वो था अमीना। इनकी एक 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा होती है, और उसी को इस्लाम जगत में मुस्लिम सम्मत या फिर हिजरी सम्मत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मक्का कहाँ है। अभी हम लोगों ने देखा कि मक्का कहाँ है। मक्का सऊदी अरब में स्थित है, और मक्का जो था यही हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान जो है वो मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो प्रथम बार प्रयोग जो हिंदू शब्द का किया गया था वो अरबों के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अरबों के द्वारा। देखिए, ऋग्वेद में अगर बात करते हैं तो ऋग्वेद में जो लिखित है उसमें भारत कबीले के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा था। फिर परंपरा अनुसार अगर आप देखिएगा तो दुष्यंत के पुत्र जो थे भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का भारत नाम पड़ा था। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था, और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। और फिर हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो अरबों के द्वारा किया गया था। तो क्लियर है, ये सब फैक्ट्स जो है वो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, भारत पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण था वो 711 में हुआ था। ये थोड़ा सा डिस्प्यूट है, ऑप्शन 711 भी आपको मिल सकता है और 712 भी मिल सकता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में कहीं कहीं आपको 711, कहीं कहीं 712 दोनों देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोनों में से एक ही कोई होगा, 711 या 712। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि एक अगर आप देखिएगा, बीडी महाजन एक इतिहासकार हैं, उनके अकॉर्डिंग 711 है, लेकिन हरीशचंद्र वर्मा के अकॉर्डिंग ये 712 है। तो कहीं कहीं ये कुछ कुछ में डिस्प्यूट्स है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं 711 या 712 की, तो इसी में अरब का जो आक्रमणकारी था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, इसी के नेतृत्व में हुआ था। फिर मोहम्मद बिन कासिम जो था वो 711 ईस्वी में ही अबुदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा था, लेकिन वह पराजित हो गया था और उसमें वो मारा गया था। फिर भारी संघर्ष होता है, और फिर अरबों जो था वो 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर लेता है, और उस समय सिंध पर चच के पुत्र दाहिर का शासन था। यह भी याद रखिएगा कि किसका शासन था। तो किसका शासन था? चच के पुत्र दाहिर का शासन था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय जो हुई थी वो 712 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां से याद रखने वाली जो बातें हैं वो ये याद रखिएगा कि अरबवासियों जो आक्रमण करते थे उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो धन दौलत लूटना था और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है। और अरब आक्रमण के समय जो सिंध पर दाहिर किसका शासन था, तो दाहिर का शासन था। ठीक है, दाहिर कौन था? चच का पुत्र था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। और इसी के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था।
नेक्स्ट है हमारा कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे। तो ये सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, अरब के थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अरब के। देखिए, भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण हुआ था 636 में, और यह आक्रमण जो था वो खलीफा उमर के समय में बंबई के निकट थाने पर हुआ था, लेकिन यह असफल रहा था। फिर अगर सफल आक्रमण पहला पूछ ले तब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था, अगर सफल नहीं रहे तब अरबों के द्वारा हुआ था। लेकिन अगर सफल आक्रमण पूछ ले तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम जो था वो 712 में सिंध जीत लेता है और फिर 713 में मुल्तान को जीत लेता है। नेक्स्ट है हमारा कि मोहम्मद बिन कासिम था, तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था? एक अरबी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरबी था। और ये अगर मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और जिस समय इसने सिंध पर आक्रमण किया था उस समय कहा जाता है कि इसकी उम्र जो थी वो मात्र 17 वर्ष थी। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन जो था वो गजनी राजवंश का संस्थापक था। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? उसका नाम क्या था? अल्पतगीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पतगीन। यह अल्पतगीन जो था वो एक तुर्क सरदार था, और यह संस्थापक कब गजनी राजवंश का बनता है? 932 ईस्वी में बनता है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? गजनी वंश का इस संस्थापक तो यही था, अल्पतगीन। और गजनी वंश को हम लोग एक और अन्य नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है यामनी वंश। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा, ये कथन और कारक दिया हुआ है। पहला कथन कह रहा है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये बिल्कुल सही बात है, और वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अरब वासियों का आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो धन दौलत लूटना था और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, तो इसका मात्र लूटपाट करना था, और वास्तविक उद्देश्य जो इसका था वो धन का प्राप्ति था। क्लियर है? तो पहला गलत है और दूसरा सही है। देखिए, मोहम्मद गजनी ने जो 17 बार कुल आक्रमण किए थे, इसमें पहला वो किया था 1000 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें वो पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो अपना देश लौट गया था। और सबसे चर्चित आक्रमण जो था वो था 1025 में, जो कि सोमनाथ का मंदिर था। और फिर 1027 में करता है जाटों के विरुद्ध, जो उसका अंतिम था। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा। पहला 1000 में, सोमनाथ के मंदिर वाला 1025 में जो सबसे चर्चित है, और सबसे लास्ट वाला 1027 में जो कि जाटों के विरुद्ध था। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन जो था वो चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। तो ये कौन था? ये विद्याधर था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्याधर। देखिए, महमूद गजनबी जो था वो चंदेलों पर प्रथम आक्रमण जो था वो 1019-20 के आसपास किया था, और उस समय चंदेल वंश का जो शासक था वो कौन था? विद्याधर था। विद्याधर के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह एक अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। नेक्स्ट है हमारा कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उतबी। उतबी की अगर हम लोग बात करते हैं तो उतबी की रचनाएं भी याद रखिएगा, किताब उल यामनी और तारीख यामनी, ये दोनों उतबी की रचनाएं हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस दोनों को भी याद रखिएगा। साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा अलबरूनी, फिरदौसी, फरूकी, ये सब जो था वो सब जो था वो महमूद गजनी के दरबार में ही रहता था। नेक्स्ट है हमारा कि शाहनामा के लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है। तो शाहनामा का लेखक जो फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो था इसको यूपीआरओ ने इनवैलिड करार दिया गया था, क्योंकि शाहनामा का जो लेखक है वो फरिश्ता न होकर फिरदौसी था। तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं था, शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी था। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि शाहनामा का लेखक कौन था। अभी हम लोगों ने देखा कि शाहनामा का लेखक कौन था, तो ये फिरदौसी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और फिरदौसी से अभी आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है कि ये महमूद गजनी के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है हमारा कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था वो अलबरूनी था, जो कि महमूद गजनी के दरबार में रहता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी। अलबरूनी जो था उसको महमूद गजनी अपने साथ भारत लेकर आया था। अलबरूनी जो था वो सिर्फ इतिहासकार ही नहीं था, इसके ज्ञान और रुचियों की जो था वो जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्मशास्त्र, ये सब में इसका जो था वो फैला हुआ था। साथ ही साथ इससे अलबरूनी से और याद रखिएगा, इसने ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा 12 मिहिर की रचनाएं भी किया है। अलबरूनी जो था वो अरबी भाषा में तहकीक हिंद की भी रचना किया था। नेक्स्ट है हमारा कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला जो प्रसिद्ध इतिहासकार था उसका नाम था अलबरूनी।
नेक्स्ट हमारा अलबरूनी भारत में आया था। तो अलबरूनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह महमूद गजनी के समय, कब, 11वीं शताब्दी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्यमान कौन था? तो वो मुस्लिम विद्यमान था अलबरूनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है वो अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक है, यही गलत है। क्योंकि अलबरूनी की बात करते हैं तो इस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसने अरबी भाषा में तहकीके हिंद की भी रचना किया था। नेक्स्ट हमारा उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, बिल्कुल सही है। वो संस्कृत का भी विद्यमान था, बिल्कुल सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो ये आप लोग पढ़े होंगे कि सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था तो वहां का राजा कौन था? भीमदेव प्रथम था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, भीमदेव प्रथम। ठीक है, सोमनाथ मंदिर की अगर बात करते हैं तो ये कब हुआ था? 1025 में लूटा था इसको, और इस लूट में करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति उसको महमूद गजनी को हाथ लगी थी। भीमदेव प्रथम की अगर बात करते हैं तो भीमदेव प्रथम से एक चीज और याद रखिएगा, भीमदेव प्रथम के सामंत थे बिमल, जिसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर भी बनवाया था। नेक्स्ट है हमारा कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? ये किसने किया था? महमूद गजनबी ने ही किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनबी। देखिए, महमूद गजनबी की बात करते हैं तो इसके द्वारा चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित किए गए थे। ऊपरी भाग पर जो अंकित मुद्रा लेख था वो अरबी भाषा में था, और दूसरी तरफ जो अंकित लेख था वो संस्कृत भाषा यानी कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था। चांदी का ये जो सिक्का चलाया था इसको दिरहम बोला जाता था, और इसका वजन जो था वो 3 ग्राम के बराबर था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? ये बात कर रहा है किसकी? मोहम्मद गोरी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गोरी ने। देखिए, मोहम्मद गोरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी का जो प्रथम आक्रमण था वो 1175 में मुल्तान पर हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा आक्रमण इसका 1178 में पाटन गुजरात पर हुआ। फिर ये जाकर 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के प्रथम युद्ध लड़ता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हो जाती है। और फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ठीक है, और यही पृथ्वीराज चौहान की जब तराइन के द्वितीय युद्ध में हार हो जाती है उसके बाद ही केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हो जाती है, जो कि बाद तक भी कायम रहती है। फिर जाके 1194 में भी एक चंदावर का युद्ध लड़ता है, गौरी और जयचंद की बीच होती है, जिसमें भी गौरी विजयी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीम द्वितीय। देखिए, जब 1178 में मोहम्मद गोरी गुजरात पाटन पर आक्रमण किया था तो ये भीम द्वितीय जो था वो किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ा था? उसकी एक माँ थी, विधवा माँ थी, जिसका नाम था नायिका देवी। उसके नेतृत्व में ये भीम द्वितीय जो है वो लड़ाई लड़ता है, और आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला करके गोरी को बहुत बुरी तरह से परास्त कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भीम द्वितीय। नेक्स्ट हमारा, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा था चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ था, वही मोहम्मद गोरी और कन्नौज के घरवार राजा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद जो है वो पराजित हो जाते हैं और गौरी विजयी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन राजा जो है वो मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया जाता है? तो ये जयचंद ही कन्नौज के घरवार राजा थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो राजा जयचंद को। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापना हुई थी। अभी हम लोगों ने देखा था जब तराइन की द्वितीय युद्ध हुई थी 1192 में, किसके किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें कि गौरी विजयी होता है, और इसी युद्ध के साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित होती है, जो कि लंबे समय तक कायम रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। नेक्स्ट है हमारा कि किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? ये किसकी बात कर रहा है कि सॉरी, किस मुस्लिम जो शासक था उसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? ये बात कर रहा है मोहम्मद गोरी के द्वारा ये किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर ही देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, और दूसरे तरफ कलमा जो था वो अरबी में खुदाया गया था। मोहम्मद गोरी से एक और चीज याद रखिएगा, इसकी जो हत्या है वो 15 मार्च 1206 को हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? देखिए, भारत में मोहम्मद गोरी जो था वो सर्वप्रथम
खिताब प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। देखिए हुआ क्या था कि जब 1196 से लेकर 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन जो था वो संभाल रहा था। और इसी अवधि में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो उत्तर भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार करता है और फिर 1206 में वो गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। नेक्स्ट है हमारा कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? ये बात कर रहा है बख्तियार खिलजी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। देखिए बख्तियार खिलजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेना नायक था। साथ ही साथ आप लोगों को याद होगा कि ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला भी यही इंसान था। कौन? बख्तियार खिलजी ही। साथ ही साथ हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बिहार में अभी भी एक बख्तियारपुर जंक्शन है इस बख्तियार खिलजी के नाम पर, जिसने हमारे पूरे शिक्षा प्रणाली को विध्वंस कर छोड़ दिया था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पता नहीं क्यों लोग बख्तियारपुर इसके नाम पे किस सम्मान में इसको ये सम्मान दिया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़। चलिए नेक्स्ट हमारा कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? यही बख्तियार खिलजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। देखिए बख्तियार खिलजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1202 ईस्वी में बिहार को विजय किया था और नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस करके राजधानी जो था वो उदंतपुर पर कब्जा कर लिया था। फिर 1204-1205 में ये बंगाल पर भी आक्रमण करता है और उस समय बंगाल का जो शासक था वो था लक्ष्मण सेन, जो कि बिना युद्ध किए ही भाग निकलता है। नेक्स्ट है हमारा कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? अभी हम लोगों ने देखा नालंदा बिहार का विध्वंस करने वाला जो था वो बख्तियार खिलजी ही था। नेक्स्ट है हमारा कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, एक कथन और भारत पर तुर्की आक्रमण क्या हुआ? भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, बिल्कुल सही बात है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं होने के कारण ही भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन ए तथा कथन कारण आर दोनों सही है और कारण आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या भी है। देखिए भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप ही भारत में इस्लामी राज भी स्थापित हुआ और उसका मेन रीजन यही था कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता जो थी वो उसका अभाव था। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली सल्तनत, अब ये जो टॉपिक था वो खत्म हो गया है, अब दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश आया है। नेक्स्ट टॉपिक बुक के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ जैसे जैसे घटना चक्र में जिस सीक्वेंस वाइज में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। अब गुलाम वंश से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था और ये जो है वो अपना राजाभिषेक जो है वो 24 जून 1206 को करवाता है और ये लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। नेक्स्ट है हमारा कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 में बनता है। फिर इसकी मृत्यु जो हो जाती है वो 1210 में हो जाती है। 1210 में ये चौगान खेलता है, एक पोलो टाइप से गेम होता है, उसी समय ये घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है आराम शाह। लेकिन आराम शाह जो था वो सिर्फ 8 महीने तक शासन करता है और फिर आराम शाह की हत्या करके 1211 में इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जो है वो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ये बात कर रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का। लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक से और चीजें याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली में एक कुब्ते उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिदों का निर्माण करवाता है। साथ ही साथ इसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का जो निर्माण काम था वो भी इसी ने प्रारंभ करवाया था, जबकि वो बाद की बात है कि उसको पूरा इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन की झोपड़ा अभी हम लोग देखें। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि कहाँ है? अजमेर में है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक तो दिया था क्योंकि इसी ने ही स्टार्ट करवाया था। इल्तुतमिश दिया था क्योंकि इल्तुतमिश ने इसने पूरा करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई रोल नहीं है। फिरोज शाह तुगलक का रोल है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार है उसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंचती है, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवा देता है। नेक्स्ट है हमारा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर बाद में इल्तुतमिश आता है और लाहौर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली ले आता है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो चाह कर भी अपनी राजधानी दिल्ली नहीं ले आया था या नहीं ले जा पाया था, आप लोग जो समझिए। उसका मेन रीजन क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो गद्दी पर बैठता है तो उसके सामने सबसे बड़ी कठिनाई जो थी वो गौरी का और जो दास था और उसके राज के उत्तराधिकारी थे, जिसका नाम था ताजुद्दीन यल्लौत और नासरुद्दीन कुबाचा।
ये दोनों भी चाहते थे कि हम उस राज्य को हड़प लें। और तो लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, अपनी उसकी बहन रहती है उसकी शादी तो वो कुबाचा से कर देता है और उसको अपने पक्ष में कर लेता है, लेकिन जो यल्लौद है उसके तरफ से खतरा बना रहता है और यही कारण बन जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो हमेशा लाहौर में ही रहता है और उसको दिल्ली जाने का कभी अवसर नहीं मिलता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। अभी हम लोगों ने देखा सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो 1210 में हो जाती है। कब? चौगान खेलते के समय वो घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या लिखा हुआ है कि चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और फिर इसकी मृत्यु के बाद कौन बनता है इसका उत्तराधिकारी? आराम शाह बनता है, जो कि 8 महीने के लिए बनता है। और फिर आराम शाह की हत्या हो जाती है। कौन कर देता है? इल्तुतमिश। और फिर 1211 में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो दिल्ली की सल्तनत को राजधानी दिल्ली कौन स्थानांतरित करता है? इल्तुतमिश करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से एक चीज और याद रखिएगा, इसने एकता प्रणाली भी चलाई थी। ठीक है, इसने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन भी बनाया था जो कि तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया है। इल्तुतमिश से और याद रखने वाली बातें हैं, इल्तुतमिश जो था वो भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम जो था वो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ठीक है, सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, एक चांदी का टंका जो कि 175 ग्रेन का होता था और एक तांबल का जीतल, ये दोनों जो था वो उसी ने आरंभ करवाया था। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। तो ये किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। तो ये कौन सा इल्तुतमिश के राज्यकाल में पूछ रहा है। तो इल्तुतमिश जो था वो लाहौर से दिल्ली ले आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा कि सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली स्थानांतरित की थी। फिर इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश से एक चीज और याद रखिएगा, इल्तुतमिश जो था वो तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था जो कि ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कुतुबुद्दीन की मृत्यु होती है उस समय इल्तुतमिश कहाँ था। तो इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का गवर्नर था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश की अगर बात करते हैं तो इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति भी प्राप्त किया था। एक चीज और याद रखिएगा, इल्तुतमिश जो था वो भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया था, साथ ही साथ मंगोल आक्रमण से बचाया था, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया था, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया था और दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट है हमारा कि गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है। गुलाम का गुलाम कहा गया है इल्तुतमिश को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इल्तुतमिश को क्यों कहा गया, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा गया। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान से याद रखिएगा, रजिया जो थी वो जो पर्दा प्रथा था उसको त्याग करके पुरुषों की तरह चोंगा एवं कुलाह, जिसको टोपी बोला जाता है, उसको पहन के राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी थी। साथ फिर इसकी शादी हो जाती है अल्तुनिया के साथ और फिर इसकी हत्या 1240 में हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था। तो ये किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के काल में आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। एक चीज और याद रखिएगा यहाँ से, मंगोल से एक चीज जो याद रखने वाली बात है, मंगोल जो थे वो चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। और इल्तुतमिश से एक चीज जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इल्तुतमिश जो था वो चंगेज खान से बचने के लिए जो सम्राट जलाउद्दीन था उसको इल्तुतमिश अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा दिल्ली का कौन सुल्तान जो था वो मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था। तो ये इल्तुतमिश ही था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये चंगेज खान से एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा कि चंगेज खान को महान और श्रापित दोनों कहकर पुकारा गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा किसके शासनकाल में मंगोल जो है वो प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे। तो ये बात कर रहा है इल्तुतमिश के शासनकाल में ही देखे गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है हमारा कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश।
नेक्स्ट है हमारा कि चंगेज खान का मूल नाम था। चंगेज खान के मूल नाम की अगर बात करते हैं तो इसका नाम क्या था? तेमुचीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेमुचीन। चंगेज खान के पिता का भी नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। पिता का नाम इसका जो था वो येसुगाई बहादुर था, येसुगाई बहादुर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसको किया था? तो इल्तुतमिश जो था वो बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालिक जानी। नेक्स्ट हमारा रजिया बेगम को सत्तायुत करने में किसका हाथ था? ये बात कर रहा है तुर्कों का हाथ था। क्योंकि देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि जो भटिंडा के गवर्नर मालिक अल्तुनिया थे उसके नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह करके उसको सत्ता से हटा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों का। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो देखिए बलबन का पूरा नाम यहाँ पूछ रहा है। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, बलबन कब से कब शासन करता है? वो 1266 से लेकर 1287 तक सुल्तान की बागडोर संभालता है वो। ठीक है, बलबन से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको उल्लू खां के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पूरा नाम पूछा है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे वास्तविक नाम क्या था, तो बलबन का वास्तविक नाम जो था वो बहाउद्दीन था। क्लियर है? तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई है? ये फिर से बात कर रहा है बलबन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। बलबन से और चीज़ याद रखिएगा, बलबन जो था वो राज दरबार में सिजदा एवं पबौस प्रथा की भी शुरुआत की थी। साथ ही साथ इसने नवरोज उत्सव भी प्रारंभ किया था। बलबन के जो शासन करने या शासन करने के जो सिद्धांत थी उनकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। प्रथम ये था कि उसका कहना था कि सुल्तान का जो पद होता है वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। और दूसरा ये था कि इसका ये कहना था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अनुसार सुल्तान जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता था और उसका स्थान जो है वो पैगंबर के पश्चात है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन कह रहा है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। ये बिल्कुल सही बात है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का लेकिन एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं कर रही है, क्योंकि बलबन जो था वो मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ ए और आर दोनों सही है, किंतु ए जो है वो ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज को प्रारंभ करवाया था? अभी हम लोगों ने देखा कि बलबन ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। बलबन जो था वो उसने सीजदा प्रथा, सीजदा प्रथा में होता क्या था कि जो सम्राट होते थे उनको भूमि पर लेटकर अभिवादन करना होता था। और साथ ही साथ पाबौस प्रथा, पाबौस प्रथा होता था कि सुल्तान के चरणों को चूमना पड़ता था। तो सीजदा और पाबौस प्रथा की शुरुआत करवाया था। और साथ ही साथ इसने अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का भी पालन किया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है। उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये गलत है। क्योंकि आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आज ही के वीडियो में कि इक्ता प्रथा की शुरुआत जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, ना कि बलबन के द्वारा। उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, ये बिल्कुल सही है। देखिए तुर्कान चहलगानी क्या था? एक 40 गुलाम सरदारों का संगठन था जिसको कि इल्तुतमिश के द्वारा शुरू करवाया गया था, लेकिन खत्म जो है वो बलबन के द्वारा किया गया। ठीक है, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह जो है वो 1200 मतलब 1279 में बंगाल के सूबेदार तुगरील खान ने किया था, जिसे बलबन ने दबाया था और विद्रोहियों को मृत्यु दंड दे दिया था। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? ये बलबन ही कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। बलबन से एक चीज और याद रखिएगा जो पूछा जाता है कि बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन भी रहते थे। क्लियर है? चलिए, तो ये था कुछ गुलाम वंश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं खिलजी वंश। गुलाम वंश से इतना ही क्वेश्चंस दिए गए हैं घटना चक्र बुक में। अब हम लोग खिलजी वंश, उसका नेक्स्ट टॉपिक है। खिलजी वंश के जो कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कह रहा है कि जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? ये बात कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। ये 1296 में दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी एक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया था। कहने का मतलब क्या है कि इसने अपनी नीति की व्याख्या करते हुए ये स्वयं यह कहता था कि मैं नहीं जानता हूं कि मैं कानून की दृष्टि से क्या उचित कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूं उसी को करने की आज्ञा दे देता हूं। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं भी नहीं जानता। ये किसके कथन है? ये अलाउद्दीन खिलजी के कथन है। नेक्स्ट है हमारा
कि कौन सा सुल्तान जो है वो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उनका विरोध किया था। ये फिर से बात कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये याद रखिएगा, इसने सेना को नगद वेतन देने, अस्थायी सेना की नींव रखी थी, साथ ही साथ घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा भी चलवाया था। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी को मनोपाधि धारण किया था। ये सिकंदर सानी को मनोपाधि धारण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी से एक चीज और याद रखिएगा, इसने दैवी अधिकार के सिद्धांत को भी चलाया था। नेक्स्ट है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? ये बात कर रहा है जफर खां की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जफर खां। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मतलब 1297 से लेकर 1306 तक, ठीक है, मंगोलों जो था वो टोटल 6 बार आक्रमण किया था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? देखिए पद्मिनी की कहानी का जो आधार है वो 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है, ठीक है। और इसके अनुसार पद्मिनी जो है वो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। क्लियर है, राजा रतन सिंह ऐसे होता है। नेक्स्ट हमारा कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ये बिल्कुल सही बात है, वो दक्षिण राज्यों को कब्जा में करना चाहता था, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ए सही है और आर गलत है, क्योंकि दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का जो उद्देश्य था वो धन और विजय की लालसा ही थी, उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप करना नहीं था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। ये बात कर रहा है कब? 1296 की। 1296 में जब देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे तो अलाउद्दीन ने उसी समय सफल आक्रमण किया था, और उसी से बाध्य होकर जो अलीचपुर की जो आय थी उसको भेजने का वादा किया था। कौन? ये रामचंद्र देव। और फिर उसके बाद 1305 और 1306 में वो भेजता नहीं है, ठीक है। जो अलीचपुर की आय है वो 1305 और 1306 में भेजता नहीं है रामचंद्र देव। तो जिसके कारण फिर 1307 में अलाउद्दीन खिलजी जो था वो मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना जो है वो देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, और राजा रामचंद्र देव जो था वो इसी युद्ध में पराजित हो जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। देखिए रणथंभौर की अगर बात करते हैं तो ये किसके साथ मैच करेगा? ये हमीर देव के साथ मैच करेगा। वहीं चित्तौड़ की अगर बात करते हैं तो ये राणा रतन सिंह के साथ मैच करेगा। देवगिरी की अगर बात करते हैं तो ये राजा राय रामचंद्र के साथ मैच करेगा। और गुजरात की अगर बात करते हैं तो ये कर्णदेव के साथ मैच करेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित किया गया था? देखिए खालिसा भूमि कि अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए खालसा भूमि जो था इसने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि वैसा भूमि जिसको कोई छीन लिया है या फिर किसी राजा के द्वारा उसको इनाम में दे दिया गया है, ठीक है, उसके संपत्ति के तौर पे दे दिया गया है, पेंशन के तौर पर दे दिया है, या फिर किसी जो है वो धर्मार्थ में प्राप्त हो गई है भूमि, ये सब जो है वो भूमि ले लेता है, और इसके कारण जो खालसा भूमि है वो अधिक पैमाने पर विकसित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से एक भूमि की बात आई है तो एक और चीज़ याद रखिएगा, इसने भू राजस्व की जो दर है उसको बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था, और साथ ही साथ इसने 2 नए कर भी लगवाए थे। एक था चराई कर और एक था गढ़ी कर। चराई कर जो था वो दुधारू पशुओं पर लगता था, और गढ़ी कर वो था जो घरों और झोपड़ियों पर लगता था। नेक्स्ट हमारा कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर के उत्पादन के 50% तक कर दिया था? ये अभी हम लोगों ने बात की, ये अलाउद्दीन खिलजी के ही बारे में कहा है। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था, और साथ ही साथ जो खम्स होता था मतलब जो लूट का धन होता था उसमें सुल्तान का हिस्सा जो है वो 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर देता है। नेक्स्ट हमारा कि सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, इधर 3-4 क्वेश्चन में आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? ये फिर से बात कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृषि जमीनों की पैमाइशों के बाद जमीन की मालगुजारी वसूली की, ये बिल्कुल सही है। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, ये गलत है। उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारियों को समाप्त किया, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है वो गलत है। क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? बाजार सुधार लागू करने वाला जो राजा था वो कौन था? वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, ये बाजार सुधार के लिए बहुत सारे पद बनाए थे, जैसे दीवाने रियासत, साहना मंडी, बरीद की नियुक्ति भी की थी। बरीद से एक चीज़ याद रखिएगा, ये बरीद पद क्या था, ये पूछा गया है एक दो बार एग्जाम में, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। बरीद की नियुक्ति जो था वो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करना होता था, यही बरीद का काम होता था। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है हमारा कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज यहां से याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी इतना मतलब मूल नियंत्रण पद्धति को लागू करने के लिए इतना डेडिकेटेड था कि उसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वालों के लिए कह दिया था कि आप जितना अगर वजन कम तौलिएगा उतना आपके शरीर से मांस निकाल लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। बाजार नियंत्रण प्रथा कौन लागू किया है? बाजार नियंत्रण प्रथा अलाउद्दीन खिलजी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है हमारा कि बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने, तो अलाउद्दीन की खिलजी के प्रयास जो थी वो बहुत सफलता प्राप्त की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अभी हम लोगों ने देखा अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दो नवीन कर लगाए थे, एक था गढ़ी कर और एक था चराई कर। चराई कर वो था जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, मतलब वैसे पशुओं जिनसे दूध निकलता है उस पर लगाया जाता था, और एक था गढ़ी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हमारा 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो उस समय सिंधु नदी जो थी वो ये दोनों के बीच सीमा थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित देखिए, देवगिरी शंकरदेव बिल्कुल सुमेलित है। शंकरदेव कौन था? ये रामचंद्र देव का पुत्र था, याद रखिएगा। बारंगल रामचंद्र देव ये गलत है, क्योंकि रामचंद्र देव का संबंध जो है वो देवगिरी से है। बारंगल से अगर बात करिएगा तो बारंगल से नाम याद रखिएगा, प्रताप रुद्र देव। ठीक है, उस समय तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था और वहाँ का शासक जो था वो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था, जिसकी राजधानी बारंगल थी। ठीक है, होयसोल बीर बल्लाल बिल्कुल सही है, मदुरा बीर पांड्या ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग आगे तुगलक वंश ये सब जो भी आगे होगा वो देखेंगे। बात करते हैं इस वीडियो की, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी बताइएगा कि घटना चक्र के सीरीज को कंटिन्यू करना है या कि नहीं करना है। अब मेरी तबीयत थोड़ी सही है, मैं बेटर फील कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो आप लोगों को डेली प्रोवाइड करवा सकूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ घटना चक्र के सीरीज को कंटिन्यू करना है या भी नहीं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।